नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द डिवाइन लर्निंग में। मैं हूं एडवोकेट संदीप प्रसाद नौटियाल और आज की इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है फ्रेंड्स, वो हमारी होने वाली है टाइप्स ऑफ कोर्ट के बारे में कि कितने प्रकार के कोर्ट हैं हिंदुस्तान में, उसके बारे में हम आज जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। कोर्ट सिस्टम। फ्रेंड्स, कोर्ट सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमें जो है उसके हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, उसके इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो न्याय प्रणाली है उसका उदय हुआ है। फ्रेंड्स, जो कोर्ट सिस्टम है इसका जो इतिहास है वो हजारों साल पुराना है और इन हजारों सालों में हमें बहुत सी संस्कृतियां देखने को मिली और बहुत सी सभ्यताएं देखने को मिली और हर संस्कृति और हर सभ्यता में जो है हमें जो न्याय प्रणाली है वो कहीं ना कहीं उसका वर्णन मिलता ही मिलता है। और ये जो संस्कृतियां और ये जो सभ्यताएं हैं ये आपस में बहुत ही अलग होती हैं और इन सभ्यताओं में और इन संस्कृति में जो है जो कोर्ट सिस्टम है उसका कुछ ना कुछ उल्लेख हमें देखने को मिलता है। हम उसको पढ़ते हैं, उसका जो महत्व है वो हमको देखने को मिलता है। अगर मैं एशियंट सिविलाइजेशन की बात करूं, यानी कि हम प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं, तो प्राचीन काल हमारा जो है 3000 BC से 750 AD तक हमें देखने को मिलता है। माना जाता है इस टाइम पीरियड में जो सभ्यताएं थी, जो संस्कृति थी, वो बहुत ही उन्नत थी, बहुत ही डेवलप्ड सोसाइटी और बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जो है हमें 4 मेन सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। सबसे पहली है मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है, दूसरी इजिप्ट की सिविलाइजेशन है जिसको हम मिस्र की सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, तीसरा हमारा ग्रीस की सिविलाइजेशन और चौथा हमारा रोम का सिविलाइजेशन। रोम वह कंट्री है जहां से जूरिस्प्रूडेंस का जो है सबसे ज्यादा जूरिस हमें देखने को मिलते हैं। इन चारों सोसाइटी में, इन चारों सिविलाइजेशन में हमें यह देखने को मिला कि वहां की जो कोर्ट सिस्टम थी, वहां की जो सोसाइटीज थी वो बहुत ही डेवलप्ड थी। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने न्याय प्रणाली को या न्याय दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए उन्होंने एक अलग ही मुहिम निकाल रखी थी। उन्होंने वहां जजेस को अपॉइंट कर रखा था जो है उनके मतभेद को निपटाते थे और वो ये बताते थे कि वहां पे जो लोकल लॉज हैं वो कैसे उनके ऊपर इंप्लीमेंट होंगे। इसी दौरान जो है अगर 1754 ईसा पूर्व की अगर मैं बात करता हूं तो मेसोपोटामिया में जो है एक हम्मुराबी की संहिता देखने को मिलती है। हम्मुराबी की संहिता जो है वो ग्रुप ऑफ लॉज है, इसमें कई सारे लॉज का मिश्रण है। इसमें बहुत से लॉज जो है वो इंक्लूड हैं, वो ऐसे लॉज हैं जो हमें ये बताते हैं कि ऑफेंस क्या चीज है और इन ऑफेंस से रिलेटेड जो पेनल्टीज हैं किस तरह की उनको पेनल्टीज दी जाएगी उस ऑफेंस के जरिए। इसमें जो है हमें कोर्ट्स देखने को मिले, इसमें जो है हमें जजेस देखने को मिले जिनका काम यह था कि वो इंटरप्रिटेट करते थे, वो व्याख्या करते थे किसकी, वो लॉ की व्याख्या करते थे और वो ये बताते थे कि पर्टिकुलर लॉ किसी भी कंट्री में या किसी भी सोसाइटी में किस तरीके से लागू होगा। अब हम बात करते हैं मिडिवल यूरोप की। मिडिवल यूरोप यानी कि मध्यकालीन यूरोप के बारे में। मध्यकालीन यूरोप का जो काल था वो 476 AD से शुरू हुआ था और जो 1400 से 1450 के बीच तक चला, बीच में खत्म हो चुका था। एक्चुअली ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये हमारा टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जहां पे जो है सामंतवाद और राजशाही का उदय हो चुका था। सामंतवाद और राजशाही मतलब जहां पे जो है राजा ही सर्वोपरि होता था, राजा जो है वो किंग होता था किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का, और उस राजा के कुछ अधीन होते थे, उनको सामंत बोलते थे। उन सामंत का ये काम था कि वो क्या करते थे, वो अपनी सोसाइटी में घूमा करते थे, वो अपनी सोसाइटी का देख रेख करते थे। वो ये देखा करते थे कि उनकी कोई सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई इशू है, उनको कोई उनका मतभेद है, कोई विवाद उनके सामने चल रहा है, तो वो क्या करते थे, उसको अपने संज्ञान में लेकर के उसको जजिस के द्वारा यानी कि न्याय अदालत के द्वारा जो है उसका निर्णय लेते थे और उनको जो है उसका संविधान दिलवाते थे। जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया तो ये हमारे जो रॉयल कोर्ट्स होते थे, यानी कि वो जो सामंत होते थे
वो सामंत जिस न्यायालय का गठन करते थे उसको रॉयल कोर्ट बोलते थे। तो वो रॉयल कोर्ट जो है बहुत ही चेंजेस होने लगे, लेकिन हमारे जो राजा थे मिडिवल यूरोप में, उन्होंने बोला क्यों ना ये जो न्याय प्रणाली है उसको हम सेंट्रलाइज कर दें और उसकी अथॉरिटी किसी पर्टिकुलर कोर्ट को सौंप दें कि वही जो है पर्टिकुलर वही कोर्ट जो है रिस्पॉन्सिबल होगा वहां पे विवाद को निपटाने के लिए। तो यहां पे किंग ने क्या किया, किंग ने अपॉइंट करे, यानी कि किंग ने जो है जजेस को अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। इन जजेस का जो काम होता था वो होता था केसेस को सुनना। वो केस को सुनते थे और उनमें बताते थे कि उसमें मतभेद किस कारण हुआ है और उसका समाधान करते थे। वो जो जजेस किंग जिनको सेलेक्ट करते थे, जिनको अपॉइंट करते थे, उनका काम यह भी होता था कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें अपनी सोसाइटी में। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 1215 में इंग्लैंड में क्या हुआ था। ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स जो है वो लॉन्च किए गए थे। उन ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स में जो है लॉ के ऊपर बहुत सी प्रिंसिपल्स बनाए गए थे कि लॉ कैसा होना चाहिए, लॉ किस तरीके से काम करता है, वो सारा का सारा बनाया गया था, जिसको जो है मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। इस मैग्ना कार्टा में एक प्रिंसिपल था रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ हमें यह बोलता है कि लॉ सबसे सर्वोपरि है, लॉ के ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो मंत्री हो, कोई भी जो है लॉ से ऊपर नहीं होगा। लॉ सबसे सुप्रीम है और सब उसके नीचे हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मॉडर्न एरा की। मॉडर्न एरा की यानी कि जो कंटिन्यूस जो हमारा अब का पीरियड चल रहा है, जो हमारा अभी जो करंट पीरियड चल रहा है, हम उसको मॉडर्न एरा बोलते हैं, जो कि 1500 से 1945 तक देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये वो टाइम पीरियड है जहां पे हमारी सोसाइटी, हमारी सिविलाइजेशन बहुत ही डेवलप्ड हो चुकी थी। बहुत ही कंट्रीज यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, वो अपना निर्णय लेने में सक्षम हो चुकी थी। उस दौरान ये जो मॉडर्न एरा है, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिला वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मॉडर्न एरा को जो है वो पुनर्जागरण और ज्ञानोदय काल भी कहा जाता है। इसको ज्ञानोदय काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत से ज्ञान और बहुत सी ज्ञान की जो शाखाएं हैं वो विकसित हो चुकी थी लीगल फील्ड में। यहां पे जो है बहुत जो कोर्ट सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम को एक पर्टिकुलर शेप दे दी गई थी, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन दे दिया गया था कि किस तरीके से जो है कोर्ट काम करेगा, कैसे उसकी प्रोसीडिंग होगी, किस तरीके से वो काम करेगा, कहां पे काम करेगा, ये सब जो है हमें इस मॉडर्न एरा में देखने को मिला। यहां पे जो है लीगल प्रिंसिपल्स जो है उनका भी डेवलपमेंट हो चुका था। लीगल प्रिंसिपल्स जैसे कि कोर्ट कैसे काम करेगा, उसमें जो केसेस हैं वो किस तरीके से चलाए जाएंगे, ठीक है। जो केस चलेंगे उसमें हमें यह पता लगाना है कि कौन इनोसेंस है और कौन जो है निर्दोष है। हमें यहाँ पे निर्दोष और जो दोषी है उन दोनों के बीच में किस तरीके से पता लगाना है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी पीरियड के दौरान जो है हमें सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि जो हमारी शक्तियां हैं उसका विभाजन भी देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं 18th और 19th सेंचुरी की, तो इस सेंचुरी में जो है बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। इंडिपेंडेंट यानी कि वो अपना जो निजी फैसला है वो अपने द्वारा ले सकती थी, वो सक्षम थी अपनी कंट्री, अपनी सोसाइटी के लिए एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी में हमें जो है कोर्ट स्ट्रक्चर बहुत ही सही तरीके से देखने को मिलता है, जो एक स्टेप बाय स्टेप जो वर्किंग होती है वो हमें इस सेंचुरी में देखने को मिली। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड स्टेट की, तो यूनाइटेड स्टेट ने उस टाइम पे अपना फेडरल सिस्टम जो है वो अडॉप्ट कर लिया था, जहां पे उन्होंने ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है लॉ की। 18th और 19th सेंचुरी के दौरान हमें जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस भी देखने को मिले। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो होती हैं
एक होती है डेवलपिंग कंट्रीज और एक होता है डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलप्ड कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलती है। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो होता है जहां पे नई नई इंडस्ट्रीज जो है वो काम करना स्टार्ट करती है, जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई। ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती है। जिन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रीज, इस रेवोल्यूशन ने जो है सोसाइटी में बहुत ही अलग एक इंपैक्ट क्रिएट किया। अब इस इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए उसमें कुछ लीगल राइट्स भी होते थे, उसमें जो काम करते थे वर्कर्स उनके कुछ लीगल राइट्स होते थे, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा वो भी जो है कोर्ट के माध्यम से होने लगा। तो कोर्ट जो है यहाँ पे हैंडल करती थी इनके केसेस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। यहाँ पे जो है हमें फैमिली लॉ देखने को मिला। फैमिली लॉ जो है फैमिलीज के जो इश्यूज होते थे उसको सॉर्ट आउट करती थी। जो लेबर के डिस्प्यूट्स होते थे उसको जो है लेबर कोड सॉर्ट आउट करती थी, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड मैटर्स होते थे उनको जो है अलग कोर्ट उसका डिसीजन। अब हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी कोर्ट के लिए। कंटेम्प्रेरी कोर्ट, ये जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है, ये जो हमारा करंट टाइम पीरियड चल रहा है, ये जो इसमें जो है कोर्ट सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कैसे कैसे कोर्ट्स होते हैं, वो हम देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आज के इस डेट में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो हायरार्किकल कोर्ट सिस्टम अडॉप्ट करती है, जिसको मल्टीपल लेवल्स कोर्ट्स भी कहा जाता है। हायरार्किकल कोर्ट वो होता है जहां पे एक सबसे निचली अदालत होती है, उससे ऊपर एक अदालत होती है, उससे ऊपर एक अदालत होती है, और सबसे लास्ट में जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। इस टाइम पीरियड में हमें जो है मल्टीपल लेवल्स में कोर्ट देखने को मिले, जो कि ट्रायल कोर्ट्स, अपीलेट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जरिए हम देख सकते हैं। यहां पे जो कोर्ट है उनका जो काम होता था लॉ का इंटरप्रिटेशन करना। लॉ का इंटरप्रिटेशन मतलब उसकी व्याख्या करना कि पर्टिकुलर लॉ किस सेंस में क्या बोल रहा है, और उस लॉ के जरिए जो है जो मतभेद है उसको निपटाया जाता था, और ये आश्वासन दिलाया जाता था कि हम जो है जनता को उनकी मदद करेंगे, उनको जस्टिस दिलाने में मदद करेंगे उस लॉ के जरिए। फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड पे जो है जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही एडवांस हो चुकी थी। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत सारी डेवलपमेंट हमको देखने को मिल गई थी। अगर आप देखेंगे, जो टेलीफोन्स जो है पहले जो ग्रामोफोन्स आते थे, टेलीफोन्स आते थे, वो अलग तरीके के होते थे, और आज के डेट में जो हमारे पास हैंडसेट हैं वो बहुत ही अलग तरीके के हैं। उसमें ड्रास्टिक चेंज आया, उसमें टेक्नोलॉजी ने जो है बहुत ही अपने आप को इम्प्रोवाइज किया है और बहुत सारी उसमें डेवलपमेंट और चेंजेस करे हैं। तो इन चेंजेस को देख करके जो टेक्नोलॉजी है हमने इसको भी जो है कोर्ट प्रोसीडिंग में अडॉप्ट करने की सोची, ताकि जो है हमारी जो कोर्ट प्रोसीडिंग है वो भी ट्रांसफॉर्म्ड हो सके, वो भी एक नए तरीके से जो है लोगों के सामने आ सके। यहां पे जो है हमने जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम मतलब अगर आप पहले का दौर देखेंगे तो पहले के दौर में एफआईआर जो है वो हैंड रिटन हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में एफआईआर जो है हम कहीं से भी घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। पहले हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उस मामले में ज्यादा लाभदायक होती है जब जो विक्टिम है वो हॉस्पिटलाइज है और वो कोर्ट में आने में असमर्थ है, तो वहां पे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उसका जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करवा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास एट अ टाइम ट्रायल के तौर पे या हियरिंग के टाइम पे हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन उनकी एक कॉपी इंटरनेट के माध्यम से अवेलेबल करवाई जा सकती है। तो उस केस में हम जो है ऑनलाइन एक्सेस करते हैं उन लीगल डॉक्यूमेंट्स का अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने में। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये दो पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी कोई डेवलपिंग कंट्री की तरफ बढ़ रही होती है तो वहां पे जो है उन्हें बहुत सी इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसके साथ तालमेल करना पड़ता है। ट्रेडिंग सिस्टम मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो इस्टेब्लिश करना पड़ता है ताकि आयात और निर्यात हो सके
किसी भी बिजनेस के लिए और उनका जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो सके, उसके कारण जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट है उसका जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो सके। तो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल कोर्ट्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान होता है, या फिर ट्रिब्यूनल्स भी आप उनको बोल सकते हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। किस चीज में? ये इंटरनेशनल कोर्ट जो अपना योगदान देती है वो योगदान देती है दो देशों के बीच में अगर कभी युद्ध हो जाता है किसी कारणवश, तो उसको निपटाने के लिए सबसे बड़ा योगदान इंटरनेशनल कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स देती हैं। या फिर उनके बीच में कोई उनके इंडिविजुअल नेशंस जो उनकी कंट्री का जो मतभेद है, वॉर की परिस्थितियों को छोड़ के उसका निपटारा भी इंटरनेशनल कोर्ट्स करती हैं। या फिर किसी एक कंट्री ने जो है मानव अधिकार का हनन किया हो, उसके लिए भी इंटरनेशनल कोर्ट आगे आकर के उनका समाधान। फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने न्याय प्रणाली के बारे में पढ़ा वो वर्ल्ड वाइड सेंस में पढ़ा है, लेकिन अब हम भारत की न्याय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। भारत की न्याय प्रणाली का जो इतिहास है वो बहुत ही विशाल है, और ये जो न्याय प्रणाली है ये सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से भरी पड़ी हुई है। जैसे जैसे हमारा सोशल चेंजेस होगा, पॉलिटिकल चेंजेस होगा और कल्चरल चेंज होगा, वैसे वैसे हमारा न्याय प्रणाली भी चेंज होगा। अगर मैं प्राचीन काल से लेकर के अभी तक जो टाइम पीरियड है उसकी अगर मैं बात करूं, और वहां पे अगर मैं न्याय प्रणाली को पढ़ने की कोशिश करूं या स्टडी मटेरियल में स्टडी के तौर पे लेना चाहूं, तो वो जो है एक ही टाइम पीरियड पे कवर नहीं हो पाएगा। वो जो है बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है और बहुत ही ज्यादा वाइड है। प्राचीन काल में जो लोग होते थे वो अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करते थे? वो अपनी समस्याओं का समाधान करते थे वहां के लोकल जो वहां के नेता होते थे उनके कारण, या वहां के जो आध्यात्मिक गुरु होते थे उनके द्वारा वो जो है अपनी समस्याओं का समाधान करते थे। टाइम टू टाइम ये चेंज होता गया और हमारी न्याय प्रणाली जो है उसका विकार हुआ, और वो एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा संचालित की जाने लगी। अगर मैं इंडियन लिटरेचर की बात करूं, अगर मैं भारतीय साहित्य की बात करूं, तो वहां पे जो है हमारे पास बहुत ही धार्मिक जो ग्रंथ हैं वो देखने को मिलता है। धार्मिक ग्रंथ जैसे कि हमारे वेद, उपन्यास, पुराण, ये सब हमें वहां पे देखने को मिलते हैं, जहां पे कहीं ना कहीं कोर्ट सिस्टम का उल्लेख मिलता ही मिलता है। अगर मैं वैदिक पीरियड की बात करता हूं, वैदिक पीरियड यानी कि जो हमारा वैदिक काल है, यहां पे जो हमारा मुख्य सोर्स है, जो हमारा प्राइमरी सोर्स है, वो हमारी श्रुति हुआ करती थी। और श्रुति जो है वो वेद और स्मृति, इन दोनों को मिला के बनती थी। हमारे पास 4 वेद होते थे, चारों वेदों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ चांट्स होते हैं, किस तरह के प्रेयर होती है, किस तरीके के उसमें श्लोक्स होते हैं, वो सब हमें वेदों में देखने को मिलते हैं। स्मृति जैसे मनु स्मृति हो गई, नारद स्मृति हो गई, तो इनमें जो है अलग अलग उल्लेख और अलग अलग साहित्य का, अलग अलग जो न्याय व्यवस्था है इसके बारे में उल्लेख मिलता है। अगर मैं इसके बाद के पीरियड की बात करूं, जहां पे जो है हमारे पे चंद्रवंश, सूर्यवंश, इन सब का जो है पतन हो चुका था, और नॉर्मल जो लोग थे उनका देखने को मिलता है, जो नॉर्मल डायनेस्टीज वगैरह है वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमारे पास गुप्ता डायनेस्टी आती है। गुप्ता डायनेस्टी में भी हमें जो है कोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है। मौर्य वंश में भी हमें जो है कोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है। उसी तरह से पाला में भी देखने को मिलता है, और चोला डायनेस्टी में भी हमें जो कोर्ट सिस्टम है वो देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं मुगल साम्राज्य की, तो मुगल साम्राज्य के काल में जो है कोर्ट सिस्टम एक बहुत ही संगठित तौर पे संचालित किया जाता था। वो उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करते थे कि किस तरह से राजा और जो कोर्ट है वो दोनों अलग अलग हुआ करेंगे। अगर मैं बात करूं अकबर के टाइम की, जब अकबर जो है शासन किया करते थे हिंदुस्तान पे, उस टाइम उन्होंने जो कोर्ट सिस्टम है उसको एक अलग मुकाम दिया था, एक अलग नई पहचान दी थी। उन्होंने बोला था कि जो धर्म है और जो न्याय है
वो दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। धर्म अपनी जगह है और जो न्याय है वो अपनी जगह है। धर्म क्या कहता है और न्याय क्या कहता है, वो दोनों अपनी अपनी बातें रख करके ही परखा जा सकता है। जो धर्म में सही होगा, हो सकता है न्याय की दृष्टि में वो सही नहीं हो सकता है जो न्याय की दृष्टि में सही हो वो धर्म की दृष्टि में सही ना हो। तो इस तरीके से जो है अकबर ने धर्म और जो न्याय है उसको अलग कर दिया था। अगर मैं भारत के न्याय प्रणाली की बात करूं, तो जो भारत का न्याय प्रणाली है वो मौर्य साम्राज्य से देखने को मिलता है। मौर्य साम्राज्य में जो है हमें राजाओं के उपाध्यक्ष और न्यायाधीश जो हैं वो देखने को मिले थे। ये उपाध्यक्ष और न्यायाधीश जो हैं इनका जो कार्य होता था वो यह होता था कि ये इनके पास आने वाले जो मामले होते थे ये उनका निपटारा करते थे। उनका निपटारा किस तरीके से करते थे, अगर वो आम मर्रा की जिंदगी में होने वाले मतभेद हैं तो उनको वहाँ की लोकल जो पंचायत है वो उसका समाधान करती थी। और अगर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है तो उनका समाधान वो लोग करते थे जिनको न्यायाधीश के रूप में सम्राट जो है जिनकी नियुक्ति करता था। सम्राट के अधीन जो है बहुत से राज्य हुआ करते थे। उन राज्य में जो है अपना एक कोर्ट सिस्टम हुआ करता था और उन कोर्ट सिस्टम में जो है अपनी तरीके से उन समाधानों का, उन समस्याओं का जो है समाधान हुआ करता था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो हमने जो है कोर्ट सिस्टम में प्रोफेशनलिटी देखी, जहाँ पे जो है जुडिशियल सिस्टम में डेवलपमेंट होता हुआ हमने देखा और हमने बहुत से लॉयर्स का उदय होते हुए देखा और हमने जजेस का अपॉइंटमेंट भी देखा। अगर मैं बात करूं ब्रिटिश रूल की, ब्रिटिश रूल यानी कि हमारे पास 1600 से 1947 तक, इस टाइम पीरियड पे हमारे पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया और इस टाइम पीरियड पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सही लगते थे, जो लॉज उनको ये लगता था कि ये यहाँ पे सही साबित होंगे, उन्होंने जो है उसका इम्प्लीमेंट किया और हमारा जो इंडिया का कोर्ट सिस्टम था उसको एक लीगल स्ट्रक्चर में फॉर्म किया। अब अगर मैं बात करता हूं आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद की, ये जो टाइम पीरियड था जब हम आजाद हुए थे उस वक्त हमारे पास कोई संविधान नहीं था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हुआ था, उसका इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ये जो टाइम पीरियड था 1947 से 1950 के बीच का, यहाँ पे ना हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था और ना ही हमारे पास कोई कोर्ट सिस्टम हुआ करता था। उस टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है, जो हमारा कोर्ट सिस्टम है यानी कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, इसको एक स्वतंत्र और एक संवैधानिक जो स्टेटस है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड कराया। यहाँ पे जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बोला जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि वो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन करे और दूसरा जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करे, इनके वायलेशन होने से प्रोटेक्ट करे। साथ ही साथ हमारा जो कोर्ट सिस्टम है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जो व्याख्या करता है यानी कि जो लॉ की जो व्याख्या है वो सबसे पहले करता है। दूसरा काम वो जो हमारे पास केस आते हैं उसका सेटलमेंट करता है और तीसरा जो हमारे फंडामेंटल और लीगल पार्ट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है। ना सिर्फ ये उसके इंपॉर्टेंट काम है, इसके बावजूद इसके अलावा वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जो पार्टीज हैं वो अपने आर्ग्यूमेंट एक्सचेंज करती है। आर्ग्यूमेंट एक्सचेंज का मतलब क्या है, जो एक्यूज है और विक्टिम है इन दोनों के जो लॉयर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि इसने ऐसा किया और इसने ऐसा किया और उसको प्रूफ करते हैं और ये प्रूफ करते हैं और जिसके कारण जो है उनको जस्टिस मिलती है। ना सिर्फ
कोर्ट का ये काम होता है जस्टिस दिलाना, बल्कि हम कोर्ट देखते हैं वो एक हायरार्किकल वे में जो है काम करती है। वो कोर्ट जो है वो मैनेज करती है, क्या केसेस मैनेज करती है। कैसे मैनेज करती है? जो लो केसेस है, जो लो इंपॉर्टेंट केसेस है उनको लोअर कोर्ट देखती है, और जो हाई इंपॉर्टेंट केस है उनको हाई कोर्ट्स देखती है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे हमें देखने को मिलता है कि हमारा जजेस का अपॉइंटमेंट या उसका इलेक्शन कैसे होता है, किस तरीके से जो है कोर्ट प्रोसीडिंग होती है, और किस तरीके से जो लॉ है जज उसका इंप्लीमेंटेशन और उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया के जुडिशियल सिस्टम की, तो इंडिया में 3 लेवल्स के हमें कोर्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमें सुप्रीम कोर्ट मिलता है, दूसरा हमारे को हाई कोर्ट देखने को मिलता है, और तीसरे हमारे को जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखने को मिलते हैं। ये 3 लेवल पे हमको जो जुडिशियल सिस्टम है, जो कोर्ट सिस्टम है इंडिया का, वो देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंडियन कोर्ट्स की हायरार्किकल सिस्टम की। सबसे पहले यहां पे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट आता है, जिसको भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी। ये वो डेट है जब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया था, यानी कि हमारे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के 2 दिन बाद हमने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी थी। लेकिन इसकी जो बिल्डिंग है, जिसको आप अभी करंटली देखते हो, जो कि तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित है, वो बिल्डिंग 1950 में बनकर तैयार हुई थी। और इन 8 सालों के दौरान जो ये गैप है इनके बीच का 8 साल का, उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो अपनी कार्य प्रणाली है, जो अपनी वर्किंग थी, वो कहां से स्टार्ट करी? वो उन्होंने स्टार्ट करी संसद भवन के एक ऑफिस से, जिसका नाम था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ये वो जगह है जहां से सुप्रीम कोर्ट ने 1950 से लेकर के 1958 तक, 1958 तक अपना जो कार्य है वो किया था। और 1958 से इनिशियली उन्होंने अपने जितने भी डे टू डे वर्क और जितने भी केसेस हैं वो 1958 से लेकर के अभी तक जो उनका करंट बिल्डिंग है, जो तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित है, वहां से संचालन करना शुरू किया। उसके बाद दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट होते हैं हाई कोर्ट्स। जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जितने भी स्टेट हैं, उनके जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो जो है सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधीन होते हैं। जो भी रूलिंग, जो भी प्रोसीडिंग, जो भी नियम जो सुप्रीम कोर्ट लागू करता है, या जो भी आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट लागू करता है, वो सारे के सारे जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनको मानना ही पड़ता है। वो उसके बाध्य हो जाते हैं उस फैसले को मानने के लिए। अगर मैं आज की बात करता हूं, करंट टाइम पीरियड की, तो आज की डेट में हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं। 25 हाई कोर्ट्स हैं अलग अलग स्टेट्स में। इन हाई कोर्ट्स का यही काम रहता है कि जो इनकी निचली अदालतें हैं, उनका जो केस है, उनकी ये जो डिसीजन है, उनके जो जजमेंट्स हैं, उनको एक बार रीचेक करे और उसमें अपनी जो राय है वो पेश करके उसको फाइनल करे। हाई कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट होते हैं जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी कोर्ट होते हैं, जो लोअर कोर्ट होते हैं, वो सारे के सारे हाई कोर्ट के अधीनस्थ होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो कोर्ट हैं, इन पे हाई कोर्ट की जो बाउंडेशंस हैं, हाई कोर्ट ने जो लॉ लागू किए हैं वो भी इंप्लीमेंट होते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ लागू किए हैं वो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे लागू होते हैं। फ्रेंड्स, ये एक स्ट्रक्चर है जहां पे हमारा कोर्ट का जो हायरार्किकल सिस्टम है वो देखने को मिलता है कि कौन सी कोर्ट सबसे नीचे है, उससे ऊपर कौन सी कोर्ट आती है, और किस तरीके से वो केसेस को सॉल्व करती हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, यानी कि लोअर कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके अंडर में 3 कोर्ट्स आती हैं। सबसे पहली कोर्ट होती है आपकी सिविल कोर्ट, दूसरी होती है आपकी क्रिमिनल कोर्ट, और तीसरी होती है आपकी रेवेन्यू कोर्ट। इन तीनों कोर्ट्स का जो कार्य प्रणाली है वो अपने आप में बिल्कुल ही अलग है। सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत या फिर परिवार न्यायालय भी बोलते हैं। क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत या फिर
क्रिमिनल कोड भी बोलते हैं। अगर रेवेन्यू कोड की बात की जाए तो रेवेन्यू कोड को राजस्व न्यायालय बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो सिविल कोर्ट है, इस सिविल कोर्ट में जितने भी मामले सिविल से रिलेटेड होते हैं, सिविल से रिलेटेड यानी कि किसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का मतभेद है, किसी के बीच में जमीन जायदाद का मामला है, वो सारे के सारे सिविल कोर्ट में सॉल्व किए जाते हैं, वो सारे के सारे सिविल कोर्ट में उसकी ट्रायल चलती है। अगर हम बात करें क्रिमिनल कोर्ट की, तो क्रिमिनल कोर्ट में जितने भी क्रिमिनल टाइप्स के ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, डकैती हो गया, रेप हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, किसी को धमकी देना हो गया, या फिर जो राज्य के साथ कोई राजद्रोह करता है, वो सारे के सारे केसेस जो हैं क्रिमिनल कोर्ट में सॉल्व किए जाते हैं। अब बात आती है रेवेन्यू कोर्ट में कि रेवेन्यू कोर्ट में कौन से केसेस होते हैं। भाई, जमीन जायदाद के मामले आपके यहां कवर हो गए, क्रिमिनल मैटर के मामले आपके यहां कवर हो गए, तो बचा क्या? बचा हमारे पास रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट में बेसिकली फ्रेंड्स वो केसेस आते हैं जो रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे इनकम टैक्स के केसेस हैं। अगर इनकम टैक्स में किसी ने टैक्स पेमेंट कम कर दिया या टैक्स की चोरी कर दी, तो उसका जो केस है वो रेवेन्यू कोर्ट में दर्ज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने जो स्टैंप ड्यूटी है, जमीन ले रहा है और उसकी रजिस्ट्री कर रहा है, रजिस्ट्री के टाइम पे उसने स्टैंप ड्यूटी कम लगा दी या कुछ ऐसा हेरफेर करके जो रेवेन्यू जो सरकार को जनरेट होता है उसमें कटौती कर दी, वो केसेस जो हैं सारे के सारे आपके रेवेन्यू कोर्ट में डिसाइड होते हैं। यहां पे देखिए, सबसे निचली अदालत जो है वो स्मॉल कोर्ट और लोक अदालत है, जहां पे लोग आकर के अपनी परेशानियों को बताते हैं और समाधान पाते हैं। उसके ऊपर होती है आपकी मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट सिविल कोर्ट की सबसे निचली अदालत होती है, जहां पे सबसे पहले जो है केस रजिस्टर्ड किया जाता है। उसके ऊपर आपका सब जज फैमिली आती है, सब जज फैमिली के ऊपर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट जज। उसी तरीके से क्रिमिनल कोर्ट की अगर बात करें तो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट सबसे नीचे आते हैं, उसके ऊपर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट आते हैं, उसके ऊपर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो आते हैं, और उनके ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। अगर रेवेन्यू कोर्ट की बात करें तो रेवेन्यू कोर्ट में असिस्टेंट तहसीलदार, उसके ऊपर तहसीलदार, तहसीलदार से ऊपर कमिश्नर और कलेक्टर, और सबसे आखिरी में आते हैं आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था कि किस तरह से कोर्ट सिस्टम हायरार्किकली काम करते हैं। हायरार्किकल का मतलब ये होता है कि एक केस सबसे निचली अदालत से ऊपर की अदालत में जाता है, उससे ऊपर की अदालत में जाता है, और सबसे लास्ट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। इसको बोलते हैं हायरार्किकल चेन। अब अगर मैं बात करता हूं सिविल कोर्ट की, तो सिविल कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होता है वो सबसे हाईएस्ट सिविल कोर्ट होता है किसी भी सिविल मामले को हैंडल करने के लिए। ठीक है, जहां पे डिस्ट्रिक्ट जज अपना जो कार्यप्रणाली है वो करते हैं। जब एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैंडल करता है यानी कि देखरेख करता है सिविल और क्रिमिनल मामले दोनों की, जहां पे सिविल मामला भी चल रहा हो और क्रिमिनल मामला भी चल रहा हो, जब वो दोनों मामले जो हैं एक ही कोर्ट उसका डिसीजन करता है, एक ही कोर्ट उसका ट्रायल करता है, एक ही कोर्ट उसकी हियरिंग करता है, तो उस कोर्ट को कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या फिर सेशन जज या फिर सेशन कोर्ट भी बोला जाता है। सेशन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसके नीचे बहुत से सब जजेस जो हैं वो आते हैं, जिसमें जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से जाने जाते हैं, और इनकी जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो बहुत सी माइनर कोर्ट्स होती हैं, और वो कोर्ट्स क्या करती हैं, अपने अपने जो केसेस होते हैं उनका समाधान करती है। जैसे कि अगर मुंसिफ कोर्ट की मैं बात करूं तो मुंसिफ कोर्ट जो है सबसे नीचे अदालत होती है, जहां पे सबसे पहले सिविल कोर्ट जो है वो रजिस्टर्ड होता है, जहां पे जो है इन कोर्ट्स का क्या मतलब होता है, इन कोर्ट्स का मतलब ये होता है कि वहां पे केस रजिस्टर्ड हुआ है और उस केस की सुनवाई भी उसी कोर्ट में होगी। अगर मैं बात करता हूं आगे चल के, तो जो मुंसिफ कोर्ट है इसकी जो मेजॉरिटी है वो ये है कि ये जो सिविल मामलों में जितने भी
लॉ उसके पास होते हैं, उसके तहत जो भी कार्रवाई होती है वो उसके तहत सारा का सारा मामला उसी के संज्ञान में आकर के उसी लॉ को एप्लीकेबल करके उसका समाधान निकालते हैं। इन केस अगर मुंसिफ कोर्ट से कुछ जजमेंट देने में, जो जजमेंट मुंसिफ कोर्ट ने दिया है, अगर उस जजमेंट से दोनों पार्टी नाखुश हैं तो वो केस सीधा ट्रांसफर हो जाता है अपीलेट कोर्ट को। अपीलेट कोर्ट कौन सी होती है? मुंसिफ कोर्ट के बाद जो एडिशनल सब जज होते हैं या सब जज कोर्ट में ये केस ट्रांसफर हो जाता है, वहां पे ये अपील की जाती है। इन केस अगर इन दोनों कोर्ट्स का जो जजमेंट है वहां पे भी अगर जो पार्टीज हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होती हैं तो वो क्या कर सकती हैं, वो यहां से अपना कोर्ट दोबारा ट्रांसफर करवा सकती हैं, दोबारा अपील करवा सकती हैं। कहां पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो लास्ट स्टेज होती है जहां पे आप जो है अपना कोर्ट अपील करवा सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है इसके पास इतनी पावर होती है कि ये हर मामले के लिए अलग अलग एक सेपरेट कोर्ट बना सकती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं फैमिली मैटर्स को सुलझाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक फैमिली कोर्ट का निर्माण कर सकती है, जहां पे जो है सब जजेस अपना बैठते हैं और वहां पे जो उनकी पावर होती है, जो उन जजेस की पावर होती है वो बिल्कुल सब जज के इक्विवेलेंट होती है, जिनका काम क्या होता है? जिनका काम हैंडल करना होता है फैमिली इश्यूज को। फैमिली इश्यूज जैसे कि डिवोर्स हो गया, चाइल्ड कस्टडी होगी, मेंटेनेंस हो गया और ऐसे कई अन्य मामले जो हैं वो फैमिली कोर्ट निर्धारित करती है। उसका जजमेंट जो है, उसका फैसला जो है वो फैमिली कोर्ट देती है। इसके बाद अगर देखा जाए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक सबसे महत्वपूर्ण काम यह होता है कि जो केसेस वो हैंडल कर रही है उनके तो वो सुनवाई करती ही करती है, लेकिन उनके पास ये ज्यूरिडिक्शन भी होता है कि अगर उनके पास कोई अपील आती है किसी केस के रिगार्डिंग तो वो उस केस का समाधान भी अपने यहां करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो डिस्ट्रिक्ट जज है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको कहते हैं, उसके पास ये पावर होती है कि वो इनिशियली अपने जो केसेस हैं उनको भी सुने और जो उनके पास अपील आती है उनको भी सुने। लेकिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट जो अपील है अगेंस्ट द रूलिंग कोर्ट, यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो क्या कर सकती है? हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकती है उस केस के रिगार्डिंग। ठीक है, यहां पे दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो केसेस ट्रांसफर होते हैं, जो केस होते हैं वो एक अदालत से दूसरी अदालत में तभी अपील किए जाते हैं जब उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो। डिसएग्रीमेंट मतलब जो उनका जजमेंट हो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तभी जो है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में वो केस अपील के तौर पे किया जा सकता है ताकि उस पर दोबारा से सुनवाई हो सके। जो कोर्ट के काम होते हैं, जो कोर्ट की जो कार्यप्रणाली होती है वो तभी स्टार्ट होती है जब उनके बीच में, दो पार्टीज के बीच में या दो आदमियों के बीच में मतभेद होता है। मतभेद यानी कि किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिसएग्रीमेंट हो, मतभेद हो, या उनके बीच में डिवोर्स चल रहा हो, या उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो जिसका फुलफिलमेंट किसी एक पार्टी ने ना किया हो, या उनके बीच में कोई संधि हुई हो, एग्रीमेंट हुआ हो और उस एग्रीमेंट का वायलेशन किया गया हो, या फिर किसी ने अपना मकान किराए पे दे रखा है और उस मकान की किस्तें या किराया जो है उनको टाइम से ना मिल पा रहा हो, तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो केस है वो भी सिविल कोर्ट में जो है उसका समाधान किया जाता है। तो ये सारा ओवरऑल जो है वो सिविल कोर्ट के बारे में था। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं, जो सिविल कोर्ट है
सिविल कोर्ट में सबसे नीचे स्तर पे मुंसिफ कोर्ट आती है, मुंसिफ कोर्ट के ऊपर जो है फैमिली कोर्ट आती है, फैमिली कोर्ट के ऊपर सब जज कोर्ट आती है और सब जज कोर्ट के ऊपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है। इन कोर्ट से जब भी कोई मामला आता है और कोई मामले में अगर दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती जजमेंट से, तो वो अपने हायर कोर्ट में उसकी अपील कर सकती है और सिविल कोर्ट में सिर्फ सिविल मामले ही निपटाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट की। क्रिमिनल कोर्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहां पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई होगी तब जाकर के कोई केस यहां पे रजिस्टर्ड हुआ होगा। हर एक स्टेट में जो है क्रिमिनल और सिविल कोर्ट दोनों ही होते हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज जो है उसको कंट्रोल करता है। उनके नीचे जो है एडिशनल सेशन जज जो है उनके नीचे आते हैं। उसके बाद असिस्टेंट सेशन जज जो है एडिशनल सेशन जज के नीचे आते हैं, जो उनकी अपनी कोर्ट होती है। उसके बाद मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास जो है इनके नीचे आते हैं। ये सारे के सारे एक चेन फॉर्म करते हैं किसकी? क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम की। सबसे पहले केस जो रजिस्टर्ड होगा वो मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास के पास होगा। अगर मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास की पावर के अंडर में वो केस आता है तो वो उसकी सुनवाई करेगा। अगर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अंडर में उतनी पावर नहीं है कि वो उस क्राइम के निर्धारित जो पनिशमेंट है वो दे सके, तो वो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास आएगा और उसी तरीके से वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास आएगा। यहां पे जो देखा जाए, जो हाईएस्ट कोर्ट होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग करती है, उसको कोर्ट ऑफ सेशन जज या फिर सेशन कोर्ट भी कहा जाता है। जहां पे जो सेशन जज है वो बैठते हैं, वहां पे उनको सेशन कोर्ट के नाम से जाना जाता है। वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होती है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की। उसके बाद देखा जाए तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का मतलब वो होता है, या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वो होते हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बैठते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और आपकी चेन्नई। इनको मेट्रोपॉलिटन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो करंट जनसंख्या है, वहां की जो करंट पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए उनको जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है जो क्रिमिनल कोर्ट है, इनका काम क्या होता है? एक्चुअली क्रिमिनल कोर्ट का जो काम होता है वो जो क्रिमिनल ट्रायल होते हैं वो देखरेख करती है। वो क्रिमिनल कोर्ट उस ट्रायल के दौरान ये देखती है कि किसको पनिश करना है और किसको पनिश नहीं करना है, कौन निर्दोष है और कौन निर्दोष नहीं है, पर्टिकुलरली जिस लॉ का उन्होंने उल्लंघन किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर किसी ने मर्डर किया है तो मर्डर के तौर पे हम ये देखते हैं कि क्या जिस बंदे ने मर्डर किया है वो उस लायक है भी या नहीं। अगर उसने मर्डर किया है, जो एविडेंसेस, जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसके पेश करने के बाद तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, अदरवाइज उसको नॉट गिल्टी फाइंड करके उसको जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। लेकिन उसको बाइज्जत बरी उसी लॉ के तहत किया जाएगा, ना कि किसी अन्य लॉ के तहत। अब जो क्रिमिनल ट्रायल्स होते हैं, क्रिमिनल ट्रायल्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है जो क्रिमिनल कोर्ट सुनती है, जो क्रिमिनल कोर्ट सुनती है वो क्या क्या होते हैं? जैसे चोरी का मामला हो गया, डकैती का मामला हो गया, रेप का मामला हो गया, चोरी चकारी का मामला हो गया, फिजिकल असॉल्ट का मामला हो गया, मर्डर का मामला हो गया। ये सारे के सारे जो है क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं जिनको क्रिमिनल कोर्ट ट्रायल के तौर पे अपने अंडर सुनती है। और इस तरह के जो अन्य मामले हैं जहां पे क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे क्रिमिनल कोर्ट उनका हियरिंग करती है और उनका ट्रायल जो है अपने आप में करती है।
यहां पे ये देखा जाता है कि जो पार्टी है वो गिल्टी है या नहीं। अगर वो गिल्टी है तो वो पनिशमेंट पाने की पूरी पूरी हकदार है, और ये पनिशमेंट जो है कभी कभी फाइन के तौर पे या इम्प्रिजमेंट के तौर पे या कभी कभी दोनों, और या फिर डेथ पेनल्टी के तौर पे उनको दी जाती है, जिस तरह का उनका वो अपराध होता है। अगर वो गंभीर अपराध है तो उसके लिए उनको फाइन, इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी तीनों दी जा सकती है। अगर उसका जो नेचर है अगर वो कम गंभीर है तो उसके लिए उनको फाइन भी दिया जा सकता है, फाइन के साथ साथ उनको इम्प्रिजमेंट भी दिया जा सकता है। और कभी कभी ऐसे कुछ अपराध होते हैं जिन पे केवल फाइन इंपोज करके उनको जो है बरी कर दिया जाता है। लेकिन यहां पे जो डेथ पेनल्टी वाला सीन है, डेथ पेनल्टी अगर किसी केस में मिलती है किसी कोर्ट के द्वारा, यहां पे फ्रेंड्स मैं बता दूं, यहां पे मैं हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं जो क्रिमिनल कोर्ट्स की फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर सेशन कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। अगर सेशन कोर्ट द्वारा किसी केस में डेथ पेनल्टी दे दी जाती है तो उस डेथ पेनल्टी का रिवीजन करने के लिए, उसको रीचेक करने का जो काम होता है वो हाई कोर्ट का होता है। हाई कोर्ट उसके प्रोविजंस को, उसके एविडेंसेस को, उसके सर्कमस्टेंसेस को कि किन आधार पे और किन सबूतों के बिहाफ पे जो है उसको डेथ पेनल्टी दी है। अगर सेशन कोर्ट ने जो उसको डेथ पेनल्टी दी है, जो सेंटेंस उसको दिया है डेथ सेंटेंस, अगर वो सही है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उसमें अपनी मोहर लगा देगा और उसको जो है उसको वैलिडेट कर देगा और उसको पारित करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए उसको जो है सेशन कोर्ट को बोल देगा। लेकिन अगर वहां पे कुछ त्रुटि दिखाई देती है, हाई कोर्ट को कुछ ऊपर नीचे 19-20 का फर्क दिखाई देता है, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस डेथ पेनल्टी को रिवाइज कर सके। लेकिन सेशन कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो उसको डेथ पेनल्टी दे करके उसको इंप्रोवाइज कर सके, उसको इंप्लीमेंट कर सके। जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं ये लीगल सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है केसेस का ट्रायल होता है, केसेस का जो ट्रायल होता है वो फेयरनेस तरीके से होता है, वो पारदर्शी होता है, उसमें कोई जो पार्टीवाइजेशन है उसमें हम कुछ ऐसा नहीं करते कि ये हमारी साइड का है तो हमें इसे इंसाफ दिलाना है या हमें इसको न्याय दिलाने के लिए इसको गिल्टी फील करवाना है। यहां पे जो है वो सारा का सारा फेयरनेस होता है, ट्रांसपेरेंट जजमेंट होते हैं। और जो रूल ऑफ लॉ के तहत देखा जाए तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग ये कहती है कि लॉ सबके लिए समान है और लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो उसके फंक्शंस हैं, जो हेरारिकल फंक्शंस है, हेरारिकल स्टेज है, स्ट्रक्चर है किसी भी क्रिमिनल कोर्ट का, वो देखने को मिलते हैं, जहां पे जस्टिस, जो न्याय है वो सही तरीके से प्रदान की जाती है, उसका सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखा जाता है, ना कि ये कि सोसाइटी के द्वारा दिया गया कोई भी फैसला जो है उसको जज इंप्लीमेंट कर सके। जज की जो विवेक है उसके तौर पे वो अपना फैसला जो है सुनाता है, वो सबूतों के बिहाफ पे, सर्कमस्टेंसेस के बिहाफ पे जो है अपना फैसला सुनाता है। और वो ये राइट भी देता है, जो डिफेंडेंट को अपने आप को डिफेंड करने का राइट देता है, कि डिफेंडेंट के पास इतनी पावर है कि वो अपने आप को बचा सके, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अपनी पूरी जान लगा सके। लेकिन अगर डिफेंडेंट जो है गिल्टी फाइंड होता है तो वो उन सबूतों के बिहाफ पे उसको वही सजा देगा जो उस ऑफेंस में लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू कोड की। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि रेवेन्यू कोड जो है वो उन मामलों को देखता है जहां पे जो है सरकार को कहीं से रेवेन्यू आ रहा होता है लेकिन उस रेवेन्यू में कटौती हो जाती है। यहां पे फ्रेंड्स जो केस इन्वॉल्व होते हैं वो स्टेट लैंड इनकम से होते हैं। स्टेट लैंड इनकम जो कि जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, किसी ने कोई जमीन खरीदी उसकी रजिस्ट्री में अगर उसने कटौती कर दी, तो ये सारे के सारे केस जो हैं वो रेवेन्यू कोड हैंडल करती है। और जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होता है किसी भी स्टेट का। इसमें जो कोर्ट है
उसमें हमें कमिश्नर देखने को मिलते हैं, कलेक्टर देखने को मिलते हैं, तहसीलदार देखने को मिलते हैं, असिस्टेंट तहसीलदार देखने को मिलते हैं, जो जिसका ज्यूरिडिक्शन जो है अपने एरिया का ही होता है। अलग अलग तहसील की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग तहसीलदार होते हैं, कमिश्नर होते हैं, कलेक्टर होते हैं। ठीक है, इनकी अलग अलग अपनी एक कोर्ट होती है। तो कोर्ट ऑफ तहसीलदार जो है वो सबसे पहले केस की सुनवाई करता है। वो एक ऐसा बंदा होता है, कोर्ट ऑफ तहसीलदार सबसे पहली ऐसी कोर्ट होती है जहां पे रेवेन्यू कोर्ट के जो मामले हैं वो सबसे पहले पुटअप किए जाते हैं। उसके बाद कलेक्टर के कोर्ट्स या डिप्यूटी कमिश्नर के जो कोर्ट्स होते हैं, वहां पे अगर जो पार्टी है वो कोर्ट ऑफ तहसीलदार के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वहां पे अपना केस जो है वो अपील कर सकती है कोर्ट ऑफ कलेक्टर को या फिर डिप्यूटी कमिश्नर को, अपने केस को अपील कर सकती है ताकि उसके जो जजमेंट है उसको दोबारा सुना जाए और उस केस में दोबारा संज्ञान लिया जा सके। जब डिप्यूटी कमिश्नर का जो जजमेंट होता है, अगर वहां पे फिर से पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है, कोई भी पार्टी, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारे पास दो पार्टियां ए और बी, यहां पे ए पार्टी जो है वो तहसीलदार कोर्ट ऑफ तहसीलदार के केस में पार्टी जो ए है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो ए पार्टी के पास राइट बनता है कि वो डिप्यूटी कमिश्नर या फिर कोर्ट ऑफ कलेक्टर में अपील कर सके अपने केस को। फॉर एग्जाम्पल यहां पे डिप्यूटी कमिश्नर ने कोई जजमेंट दे दिया या कोर्ट ऑफ कलेक्टर ने कोई जजमेंट दे दिया जिसके कारण जो बी पार्टी है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो बी जो पार्टी है इसके पास राइट बनता है कि ये अपना कोर्ट दोबारा से अपील कर सके, किसके पास, कमिश्नर कोर्ट के पास अपना केस अपील कर सके। ठीक है, अगर दोनों पार्टीज में से फिर से कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है तो ये केस अपील कर दिया जाएगा किसके पास, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, जिसको पहले भी मैंने बताया सबसे हाईएस्ट कोर्ट कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो रेवेन्यू रिलेटेड मामले सुलझाती है, जो टारगेट करती है अपील केस को और उसके अपने ज्यूरिडिक्शन में जो केस आते हैं उसके लिए वो सुनवाई करती है। जो रेवेन्यू रोड का इनिशियल तौर पे जो काम होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। किस चीज के एडमिनिस्ट्रेशन का, जो लैंड रेवेन्यू उनके पास आ रहा है उसके जो केसेस हैं उसका समाधान कर सके, उन केसेस का निपटारा कर सके और ये बता सके कि उसका असली हकदार या उसका जमीन जायदाद के जो मामले हैं उसका असली हकदार कौन है, उसके पास उस केस का सही तरीके से फैसला सुना करके, उसके हक में उस फैसला सुना करके सही तरीके से जो है जजमेंट प्रदान कर सके। थैंक यू गाइस, होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें द डिवाइन लर्निंग को, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें कमेंट करके बताते रहें कि आपको और कौन से टॉपिक पे जो है वीडियोस चाहिए, ताकि हम आपकी अच्छी तरीके से नॉलेज में मदद कर सकें, आपका जो नॉलेज है वो इन्हेंस कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और बड़े बुजुर्गों के साथ अपना समय व्यतीत करते रहिए। धन्यवाद।